अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है रूमाटॉइड आर्थराइटिस। रूमाटॉइड आर्थराइटिस हमारे जॉइंट्स की क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है और ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ है। मीन्स इसके अंदर जॉइंट की इन्फ्लेमेशन के साथ दूसरे सिस्टम्स भी इन्वॉल्व होंगे, उनके बारे में बात में पढ़ते हैं। और इसकी कॉज अननोन है। ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, हमारी अपनी ही इम्यूनिटी हमारे अपने ही सिस्टम के अगेंस्ट, हमारे जॉइंट्स के अगेंस्ट एक्ट करती है और वहाँ पे सिम्टम्स कॉज करती है। तो इसके अलावा इसकी एसोसिएशंस बताता हूँ। ये कॉमन होती है फीमेल्स में। आप अक्सर देखेंगे फीमेल्स को ही रूमाटॉइड का जो है, अब हॉस्पिटल में चले हैं आप, अक्सर केसेस जो होंगे रूमाटॉइड आर्थराइटिस के फीमेल्स ही होंगे। मतलब मोस्ट कॉमन इसके अंदर फीमेल्स होती है इन्वॉल्व, मतलब ये फीमेल्स की डिजीज़ है। और फीमेल कौन सी एज की होंगी, एज बहुत मैटर करती है। इसके अंदर एज होगी 35 to 50 एज, मतलब 35 साल से लेके 50 साल तक की उम्र की जो वुमेन्स होंगी, ये उनके अंदर मोर कॉमन है। मतलब मोर कॉमन इन फीमेल्स, मतलब फीमेल होना इसका रिस्क फैक्टर है। और एज 30 to 50, मतलब 35 to 50 की एज की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। इसके अलावा इसके अंदर हमें एक अलील मिलता है, जीन मिलती है, HLA-DR4 जीन इसके अंदर मिलती है। HLA-DR4 जीन मिलती है इसके अंदर। आपको ये अलील अगर मिलता है या जीन मिलती है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये इस पेशेंट को इन द फ्यूचर या इन मतलब इन द प्रेजेंट इस कंप्लेन के साथ, मतलब पेन की कंप्लेन के साथ उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। तो फर्स्ट आपकी डी बन जाएगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर आपको ये जीन मिलती है तो। इसकी बेस पे आप कंफर्म नहीं कहेंगे कि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स, पेशेंट कंप्लेन कैसे करेगा। पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा, सुबह उठता है तो उसकी जो स्टिफनेस होती है, उसकी जो पेन होती है वो 30 मिनट से ज़्यादा, कुछ बुक्स में 1 घंटा लिखा हुआ है, 1 आवर या 30 मिनट, आप 30 मिनट्स करें, 30 मिनट से ज़्यादा मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, मॉर्निंग पेन होगी। और जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा इसकी जो पेन है वो रिड्यूस होती जाएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस किया था तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या था कि सुबह उसकी स्टिफनेस जो है वो लेस देन 30 मिनट्स थी, और उसके अंदर दिन गुजरने के साथ जो है पेन वर्स होती रहती थी, क्योंकि उसने जैसे जैसे वो काम करता रहता था उसकी जो ट्रैक्शन की वजह से पेन वर्स होती थी। इसमें इन्फ्लेमेशन है, तो जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा ये पेशेंट जो है काम करेगा, अपने जॉइंट्स को मूव करेगा उन जॉइंट से, तो उसके सिम्टम्स रिड्यूस होते जाएंगे। मतलब या तो आपको कह सकता है जैसे जैसे दिन गुजरता है, बाय द पैसेज ऑफ डे उसके, बाय द पैसेज ऑफ डे, बाय द पैसेज ऑफ डे इसके अंदर आएगा, बाय द पैसेज ऑफ डे पेन रिड्यूस होगी इसके अंदर। ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या था कि उसके अंदर पेन वर्स होती है। सेकेंडली लेस देन 30 मिनट्स था ओस्टियो आर्थराइटिस के अंदर। रूमाटॉइड आर्थराइटिस में क्या होगा, मॉर्निंग स्टिफनेस जो होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस मॉर्निंग में सुबह उठने के बाद, या मॉर्निंग स्टिफनेस आप कुछ भी कह सकते हैं, मॉर्निंग स्टिफनेस मोर देन 30 मिनट्स, आप 30 मिनट्स कर सकते हैं, कुछ बुक्स में 1 आवर लिखा है। आपको ये चीज़ नहीं बोलनी, मॉर्निंग स्टिफनेस 30 मिनट से ज़्यादा और दिन गुजरने के साथ पेन रिड्यूस होना, या फिर कह लो कि सुबह, जब सुबह के टाइम पेन ज़्यादा होगी, रात के टाइम उसको पेन कम होगी। ये तो थे सिम्टम्स। उसके अलावा सिम्टम्स में क्या हो सकता है, पेशेंट को फीवर की हिस्ट्री हो सकती है, फीवर की कंप्लेन हो सकती है, फीवर के अलावा वेट लॉस हो सकता है। याद रखना, वेट लॉस, फटीग, फीवर ऑलमोस्ट हर आर्थराइटिस के अंदर मिल सकता है कॉमन, तो इनकी बेस के ऊपर आप डायग्नोज नहीं बनाना। तो फीवर, वेट लॉस, फटीग, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अब इसके अलावा अब नेक्स्ट आपके आ जाते हैं हम फाइंडिंग्स के अंदर। इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको फाइंडिंग्स बता दूं कि फाइंडिंग्स एक्सरे, मतलब इन्वेस्टिगेशन बाद में करते हैं, तो एक्सरे की फाइंडिंग्स क्या होंगी इसके अंदर इस पेशेंट में।
सपोज ये हम बोन बना लेते हैं और ये आपकी दूसरी बोन आ जाती है, एक जॉइंट बना लेते हैं। सपोज ये जॉइंट है आपका, ये इसमें आ जाती है साइनोवियल फ्लूइड या दोनों बोन्स की बोन स्पेस आ जाती है। ये आपका कार्टिलेज और आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन ये डिजीज़ जो है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपकी जॉइंट्स की नहीं, जॉइंट्स की जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, इस साइनोवियल मेम्ब्रेन इसकी डिजीज़ है। इसके अंदर सबसे पहले साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी। फिर जैसे जैसे डिजीज़ क्रॉनिक होती जाती है, डिजीज़ प्रोग्रेस करती है, तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन हो उसके जो कार्टिलेज है, जो बोन्स हैं, जो फ्लूइड है, उसको इन्वॉल्व करती है। तो उसके बाद आपकी जो है जॉइंट इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन होते हैं इन्वॉल्व। उसके बाद अगर आपको याद हो तो ऑस्टियो आर्थराइटिस के अंदर यहाँ पे सेकेंडरोसिस हुई थी, मतलब यहाँ पे डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसके अंदर यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी। इसके अंदर ऑस्टियोपिनिया मिलेगा, ऑस्टियोपिनिया मिलेगा, ऑस्टियोपिनिया। और मैंने आपको बताया था कि लेस लाइकली सिस्ट मिलती हैं, लेकिन रोमाटॉइड आर्थराइटिस के अंदर सिस्ट मिलना उसकी इन्वेस्टिगेशन में आ जाता है कि इसके अंदर सिस्ट लाजमी मिलती हैं, सिस्ट मिलती हैं। ऑस्टियोपिनिया होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होती है, और जो स्पेस है, बोन स्पेस जो होती है वो नैरो हो जाती है, बोन स्पेस नैरो हो जाएगी। ऑस्टियोपिनिया मिलेगा, बोन स्पेस नैरो हो जाएगी, आपका साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होगी, सिस्ट मिलेंगी, और आपकी क्या फाइंडिंग्स होंगी मॉर्निंग क्या, बस ये आपकी एक्सरे फाइंडिंग्स होगी। इसके अंदर सब कॉन्ट्रासिस्ट मिलती हैं, स्पेस नैरो होती है, ऑस्टियोपिनिया होता है, और टिश्यू स्वेलिंग, मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन का टिश्यू स्वेलिंग होती है। अब इसकी डायग्नोसिस, इन्वेस्टिगेशन से पहले आपको इसकी डायग्नोसिस का पता होना चाहिए, डायग्नोस कैसे करना है इस पेशेंट को। इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो आपको इसकी एंटीबॉडीज चेक कर लेंगे, एक्सरे कर लेंगे, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है डायग्नोसिस वो इम्पोर्टेंट है। डायग्नोसिस आपने याद रखना है। इस डिजीज़ को डायग्नोस कैसे करेंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। डायग्नोस कैसे करेंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पेशेंट के मॉर्निंग स्टिफनेस होगी, मोर देन 30 मिनट्स की हिस्ट्री, मॉर्निंग स्टिफनेस हिस्ट्री होगी मोर देन 30 मिनट्स की, मोर देन 30 मिनट्स की हिस्ट्री होगी। और इसके अलावा इसके अंदर अगर आपको याद हो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर हमारे जो डीआईपी और पीआईपी इन्वॉल्वमेंट थी, इसके अंदर मोस्ट कॉमनली जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे पीआईपी, एमसीपी मतलब मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स, और हमारे जो रिस्ट इन्वॉल्व होंगे। पीआईपी इन्वॉल्व, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजल जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे, और अब आपके आ जाएंगे एमसीपी, मेटाकार्पोफ्लेंजल जॉइंट्स और रिस्ट जॉइंट्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट होगी। अगर 30 मिनट से ज़्यादा होंगे तो 1 पॉइंट, अगर एमसीपी, रिस्ट या फिर पीआईपी इन्वॉल्व होगी तो 1 पॉइंट। आपकी बाकी जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मेनली अगर इन तीनों में से कोई एक या तीनों या दो कुछ भी हो अगर, तो 1 पॉइंट देना है। बाकी जॉइंट्स को छोड़ के अगर इन तीनों की सब देखा जाए तो इन तीनों के बेस के ऊपर आपने 1 पॉइंट देना है। इसके अलावा इसके अंदर इस पेशेंट मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर हमारी बॉडी की मतलब सिमेट्रिकली दोनों पोर्शंस के अंदर अगर लेफ्ट और राइट साइड पे देखा जाए दोनों साइड्स की इन्फ्लेमेशन होगी, मतलब इसके अंदर सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है। मतलब आपके लेफ्ट आर्म अगर इन्वॉल्व है, लेफ्ट फिंगर्स इन्वॉल्व है, तो आपके राइट साइड की भी इन्वॉल्वमेंट होगी, हो सकती है। अगर सिमेट्रिकल मिलती है तो 1 पॉइंट हो सकती है, मतलब एक साइड पे भी हो सकती है, दोनों साइड पे भी हो सकती है, दोनों हाथों पे भी हो सकती है। सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट मिलती है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो 1 पॉइंट। और कोई से भी
3 या 3 से ज़्यादा, 3+ जॉइंट इन्वॉल्वमेंट होगी, जॉइंट की स्वेलिंग होगी या इन्वॉल्वमेंट होगी, तो 1 पॉइंट। अगर तो सिमेट्रिकल है, मेन ज़्यादातर इसके अंदर सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब आपके सिमेट्रिकल है तो कैसे पॉइंट करेगा, आपका लेफ्ट हम मतलब सीधे हाथ है, मतलब लेफ्ट हाथ सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड की पीआईपी इन्वॉल्व है और आपके राइट साइड का डी पीआईपी इन्वॉल्व है, तो आपने 1 पॉइंट नहीं देना, मतलब आपकी ये भी इन्वॉल्व है ये भी इन्वॉल्व है, तो आपने 1 पॉइंट नहीं देना, आपने ये 2 पॉइंट्स बनते हैं, 1 जॉइंट 1 पॉइंट, 3 जॉइंट्स होंगे या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स होंगे तो 1 पॉइंट देना, मतलब आपके इस साइड पे भी पीआईपी इन्वॉल्व है एमसीपी इन्वॉल्व है तो 2 पॉइंट्स, और अगर सिमेट्रिकल है यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स है, 4 पॉइंट्स बन जाते हैं, तो 3 पॉइंट्स, 3 से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, 3 से ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होंगे तो 1 पॉइंट। उसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर आरएच फैक्टर होता है, आरएच फैक्टर, इसकी लैब करवाएंगे या फिर इसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज, एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, इसकी मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी जो होगी, एंटीबॉडी इसके अंदर एंटी सीसीपी एंटीबॉडी मिलेगी, ये आ जाए तो आपने कंफर्म करना है। डायग्नोसिस के बाद, मतलब डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के बाद एंटी सीसीपी मिलती है तो मोस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी है फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एमसीक्यूज आपको आएगा कि आरएच फैक्टर लिखा होगा एक साइड पे, सीसीपी लिखा होगा, तो सीसीपी को इनको आपने क्लिक करना है, क्योंकि आरएच फैक्टर जो होता है दूसरी डिजीज के अंदर, लाइक शोगरेन डिजीज के अंदर या कुछ और डिजीज है उसके अंदर आरएच फैक्टर पॉजिटिव आता है, तो आरएच फैक्टर की बेस के ऊपर आपने इसको डायग्नोज नहीं करना। लेकिन अगर आरएच फैक्टर पॉजिटिव है तो आपने 1 पॉइंट देना है, अगर सीसीपी एंटीबॉडी मिलती है, इन दोनों में से कोई एक मिलता है तो आपने 1 पॉइंट देना है, डेट डायग्नोसिस। उसके अलावा आपने ईएसआर करवाना है, सीआरपी करवानी है, सीआरपी करवाना है या ईएसआर, ईएसआर ईएसआर या सीआरपी, इन दोनों में से कोई एक चीज या दोनों, जैसे ही इन दोनों में से कोई एक या दोनों पॉजिटिव आए या इन दोनों में, तो 1 पॉइंट, सीआरपी या ईएसआर रेस हो या दोनों रेस हो तो 1 पॉइंट देना है। और कितने पॉइंट्स हो गए, 5 पॉइंट्स हो गए, 5 में से आपके, और एक चीज़ आएगी, जो भी सिम्टम्स आएगा वो 6 हफ्तों से ज़्यादा, सिम्टम्स फॉर मोर देन 6 वीक्स, 6 हफ्तों से ज़्यादा, 30 मिनट सुबह के वक्त 30 मिनट से ज़्यादा सिकनेस, पीआईपी एमसीपी रेस, इनमें से किसी की इन्वॉल्वमेंट, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट, 3 या 3 से ज़्यादा जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट, आरएच फैक्टर, ये तो लैब है, तो इनमें से किसी भी एक चीज़ का या दोनों का इन्वॉल्व होना, पॉजिटिव आना, तो ये आपको डायग्नोसिस है। डायग्नोसिस में 6 में से कोई से भी, 5, 1 2 3 4 5 6 6 में से 6 आउट ऑफ 6 में से, मतलब 4 पॉइंट्स का मिलना डायग्नोस करता है, कंफर्म करता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये डायग्नोसिस आ गई। इसके अलावा अब इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे वो डायग्नोसिस के अलावा आपसे इन्वेस्टिगेशन का पूछ सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, मतलब इसकी लैब्स क्या करवाएंगे। लैब्स के अंदर मतलब इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन आपसे पूछा जा सकता है बेस्ट इनिशियल टेस्ट के नाम से पूछा सकता है, क्वेश्चन ट्रिक करके पूछ सकते हैं कि बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या होगा, तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट आपका आएगा आपका आरएच फैक्टर, आपका बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी, टेस्ट हो गया। उसके बाद मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट आपका आएगा, मैंने आपको बताया था सीसीपी एंटीबॉडीज, तो एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज, ये मोस्ट स्पेसिफिक है, ये याद रखना है पेपर में आपको, मोस्ट लाइकली इसी एंटीबॉडी से पूछा जा सकता है, लेकिन वो हलवा बना के तो देगा नहीं कि
आपको एंटीबॉडीज़ का पूछ लिया है, सिंपल आपको सिनेरियो बता दिएगा। जब भी रोमाटॉइड आर्थराइटिस का पूछा जाएगा, किसी दूसरी डिजीज़ से एसोसिएट करके पूछा जाएगा, क्योंकि ये मल्टी सिस्टेमिक डिजीज़ है। तो अब इसकी मल्टी सिस्टेमिक मतलब एक्स्ट्रा आर्टिकुलर डिजीजेज जो हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्वॉल्वमेंट्स जो दूसरी डिजीज़ के साथ हैं वो पढ़ लेते हैं। ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, जगह जगह आपको बार बार ये रिपीट होगा और यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आएगा बोर्ड। तो एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स में आपको फर्स्ट आ जाती है कैप्लान सिंड्रोम। फर्स्ट आपकी आती है कैप्लान सिंड्रोम। अब कैप्लान सिंड्रोम क्या होता है? कैप्लान सिंड्रोम के अंदर आपने जस्ट ओवरव्यू है, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। कैप्लान सिंड्रोम जो है, इसके अंदर आपको पल्मोनरी नोड्यूल्स मिलेंगे। मतलब एक्सरे के अंदर आप देखें तो आपको एक्सरे के अंदर नोड्यूल्स मिल सकते हैं। तो आपको पल्मोनरी नोड्यूल्स मिलेंगे, पल्मोनरी नोड्यूल्स मिलेंगे फर्स्ट। और उसके बाद आपको मिलेंगे न्यूमोकोनियोसिस की हिस्ट्री होगी। पेशेंट को मतलब ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज होगी, ओआरडी हो सकती है, तो न्यूमोकोनियोसिस हो सकती है होगी। ये दो फाइंडिंग्स होगी। उसके अलावा आपको न्यूट्रोपीनिया मिलेगा और आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा। एक दो तीन तीन फाइंडिंग्स होगी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब आपको सिम्टम्स बताएंगे पल्मोनरी नोड्यूल्स के, न्यूमोकोनियोसिस के और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। तो आपने कहा है ये कैप्लान सिंड्रोम है। सेकंड आपकी आ जाती है फाल्टे सिंड्रोम, FALTY, फाल्टे सिंड्रोम। फाल्टे सिंड्रोम क्या है? फाल्टे सिंड्रोम के अंदर आपको मिलेगा स्प्लिनोमेगाली मिलेगी, आपको न्यूट्रोपिल्स जो हैं वो कम, न्यूट्रोपीनिया होगा। फाल्टे सिंड्रोम के अंदर स्प्लिनोमेगाली होगी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मिलेगा। तो स्प्लिनोमेगाली स्प्लीन का साइज बड़ा होगा, न्यूट्रोफिल्स कम होगी, न्यूट्रोपीनिया और रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये मिलेगा। दो चीज़ें होगी। और रिस्पायरेटरी सिम्टम्स हो गए आपके, स्प्लीन के हो गए। इसके अलावा जो आपका आ जाएगा आपका शोगरन सिंड्रोम, जॉर्जरन जो भी आप पढ़ना चाहें, शोगरन सिंड्रोम, शोगरन तो जॉर्जरन सिंड्रोम, या आपका सिका सिंड्रोम कैरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका को कहते हैं। तो सिका सिंड्रोम, सिका सिंड्रोम की हिस्ट्री हो सकती है। या फिर आपका आ जाएगा कैरेटो कंजक्टिवाइटिस सिका। ओके, तो ये था। इसके अंदर क्या होता है कि आपके इस डिजीज के अंदर मेनली सिका सिंड्रोम का मतलब आपको ये नहीं बताया जाएगा कि सिका सिंड्रोम है और आपकी क्या फाइंडिंग्स होंगी, क्या आपका इन्वेस्टिगेट मतलब आपने क्या डायग्नोस किया है। आपको सिर्फ इसके सिम्टम्स बताए जा सकते हैं, बताएंगे। जिस तरह आपको पल्मोनरी नोड्यूल्स है, न्यूमोकोनियोसिस की हिस्ट्री है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ये तो आपने फाइंड किया है ना स्टेटमेंट से या आपकी पेशेंट की हिस्ट्री से, कंप्लेन से। तो सिका सिंड्रोम में क्या होगा, शोगरन सिंड्रोम में क्या होगा, इन सब की ये एक ही डिजीज को मतलब मैनिपुलेट किया गया है। तो इसके अंदर क्या होगा, ड्राई माउथ, हमारा जो जो स्लाइवा है वो प्रोडक्शन जो है, लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं जो हमारे, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स एब्सेंट होंगे या वो डैमेज हो जाएंगे किसी भी कॉज की वजह से। वो डिटेल्स शोगरन सिंड्रोम जब पढ़ेंगे तब करेंगे। तो आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स, हमारे जो लैक्रिमल ग्लैंड्स है, मतलब आंसू नहीं बनेंगे, हमारा स्लाइवा नहीं बनेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, स्लाइवा नहीं होगा तो हमारा जो माउथ है वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई माउथ की हिस्ट्री होगी। और लैक्रिमेशन नहीं होगी, मतलब ड्राई आइज हो जाएंगी। क्योंकि देखो ना आपकी आंखें हैं, ENT पे पढ़ेंगे, आंखें जो हैं इस टाइम वेट हैं तो आंसू की वजह से, लैक्रिमेशन की वजह से है, तो ड्राई आइज।
ड्राई आईज आती है, ड्राई माउथ आता है तो शोगन सिंड्रोम कहना है। और अगर साथ में रूमाटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री हो, इन दोनों के साथ रूमाटॉइड आर्थराइटिस की हिस्ट्री हो तो उसको कहना है सिका सिंड्रोम या कैरेक्टोकंजक्टिवाइटिस सिका। शोगन सिंड्रोम यहाँ से रिमूव कर दे, शोगन सिंड्रोम नहीं करें। शोगन सिंड्रोम के अंदर तो सिर्फ ड्राई माउथ होता है। तो ये था आपका एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग। इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेटली आपको इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट जो होगी वो होगी आपकी नोड्यूल्स। मैं आपको बताता हूँ। मोस्ट कॉमनली जो पूछा जाता है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो नहीं बोलना है, वो रूमाटॉइड नोड्यूल्स होंगे। फोर्थ पे आ जाता है रूमाटॉइड नोड्यूल्स। अब ये रूमाटॉइड नोड्यूल्स क्या होते हैं इसकी हिस्ट्री में नहीं जाना, सिंपल आपको बस लिखा होगा रूमेटोइड नोड्यूल्स। और इसके अलावा रूमेटोइड नोड्यूल्स को आप क्लिनिकली कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे बोन एक्सपोजिंग एरियाज हैं, लाइक हमारी जो एल्बो हो जाएगी आपकी, वहाँ पे नोड्यूल्स बन जाएंगे। तो बोनी एक्सपोज एरियाज को, बोनी एक्सपोज अपीयरेंस या एक्सपोज नहीं सॉरी अपीयर, जहाँ पे बोन्स अपीयर होती है, मतलब वहाँ पे क्लियर, जहाँ पे तो वहाँ पे नोड्यूल्स बनेंगे। तो ये मोस्ट कॉमन जो है आपका एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग है, ये नहीं भूलना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग है। ऐसे पूछा जा सकता है मोस्ट एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग कौन से? रूमेटॉइड नोड्यूल्स। फिर आपको आ जाता है एपिसिक्लराइटिस। एपिसेक्लेराइटिस हमारे जो आइजैक है, जो कंजक्टाइवा है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, उसका इन्फेक्शन हो सकता है। और वास्कुलाइटिस, वास्कुलाइटिस वास्कुलाइटिस हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले पेशेंट जो है उसकी डेथ की मोस्ट कॉमन कॉज जो है, मोस्ट स्पेसिफिक कॉज जो है पूछा जा सकता है, तो वो होगी MI, कॉज ऑफ डेथ। मोस्टली इन पेशेंट की जब डेथ की कॉज है वो है वास्कुलाइटिस, क्योंकि वास्कुलाइटिस में क्या हो गया, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। इन्फ्लेमेशन होगी मोस्ट स्पेसिफिकली आपकी जो कोरोनरी आर्टरी है उसकी, कोरोनरी आर्टरी की इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी, हमारी जो हार्ट है उसको ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी। ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, उससे क्या होगा, जो इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया एंजाइना होगा, एंजाइना से MI हो सकता है। मतलब ये स्वेट पे डिपेंड करता है और उससे MI हो सकता है। जब भी इस पेशेंट की डेथ होगी वो वास्कुलाइटिस की वजह से होगी। इसके अलावा आपको पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। प्लूराइटिस हो सकता है, प्लूरा इन्वॉल्व हो सकता है, प्लूराइटिस। और इसके अलावा आपके जो रिस्ट है, रिस्ट की मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट है, तो रिस्ट क्या इन्फ्लेमेशन हो सकती है। जो हमारा रिस्ट है, ये रिस्ट है, तो यहाँ पे एक फाइंडिंग होती है, एनाटॉमिकली फाइंडिंग होती है। यहाँ पे टनल मिलती है, उसको कहते हैं कार्पल टनल। कार्पल टनल जब ये रिस्ट को इन्वॉल्व करेगी तो इस कार्पल टनल जो है इसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसको कहेंगे कार्पल टनल सिंड्रोम। अब जिसने तो कार्पल टनल सिंड्रोम पढ़ा है उसको तो पता होगा, तो आपने कमेंट में मुझे बताना है कि कार्पल टनल के अंदर मोस्ट कॉमनली जो हमारी नर्व होगी वो कौन सी इन्वॉल्व होती है, जो यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगी। कार्पल टनल सिंड्रोम ये आपके हो गए एक्स्ट्रा आर्टिकुलर फाइंडिंग्स।
एक एक फाइंडिंग को बहुत अच्छे से याद रखना है। हर एक फाइंडिंग अलग-अलग से एक एमसीक्यूज है। इसके बाद आ जाता है आपका फाइंडिंग्स में, आप दो चीज़ें और नोट कर लें। क्लिनिकली पेशेंट जब प्रेजेंट होगा, आपको उसके हाथ का एग्जामिन करते हुए ये फाइंडिंग्स मिलेंगी। जब उसको आप हाथ को एग्जामिन करेंगे, फिंगर्स मेनली, फिंगर ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेनली आपके जो है ना फिंगर्स, यहाँ पे फाइंडिंग्स मिल जाती है। तो यहाँ पे दो फाइंडिंग्स मिलेंगी आपको। एक मिलेगी सॉन नेक डिफॉर्मिटी मिलेगी, दूसरी आपको मिलेगी इसके अंदर फाइंडिंग बोटोनियर। इसके अंदर आपको एक सॉन नेक और बोटोनियर, जी हैपर्टन और बोचार्ट, गलत लिखवा दिया है। तो इसके अंदर बोटोनियरी डिफॉर्मिटी मिलेगी। स्वॉन नेक डिफॉर्मिटी, स्वॉन नेक नाम से पता चल रहा है, जिस तरह बतख होती है, काइंड ऑफ बतख, जिस तरह बतख के आगे से जो है नेक ऐसे डिफॉर्म हुई होती है, तो इसके अंदर भी आपकी जो फिंगर होगी वो ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी, आपकी ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी इस। और बॉटोनियर के अंदर क्या होगा, बॉटोनियर के अंदर आपको ऑलमोस्ट ये ऐसे मिलेगी, लाइक आपकी ये पोजीशन बन जाएगी आपके हैंड की। डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ आपको ये डिफॉर्मिटीज़ के नाम याद रखने हैं। इन्वेस्टिगेशन हो गया, एक्स्ट्रा फाइंडिंग होगी। अब आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट भी तो करना है अब। इन्वेस्टिगेशन, सिम्टम्स और या इन्वेस्टिगेशन में मैंने लिखवा दिया रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सीसीबी, ठीक है, सीसीबी और ठीक है। अब आ जाता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में आ जाएगा, इस पेशेंट को आर्थ्रेल्जिया की कंप्लेन होगी। ये तो पॉइंट्स है ना, आर्थ्रेल्जिया की कंप्लेन होगी ना। तो आर्थ्रेल्जिया को कवर करने के लिए आपने देना है एनसिड्स। आर्थ्रेल्जिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर एनसिड्स है, लेकिन ये ऑटोइम्यून डिजीज है। आप पेन को कवर कर लेते हैं, आर्थराइटिस को कैसे कवर करना है? आर्थराइटिस को कवर करने के लिए आपका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं डिमार्ड। डिमार्ड आ जाता है आपका ट्रीटमेंट। डिमार्ड मतलब डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स। डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स, डिमार्ड्स। डिजीज मॉडिफाइंग रूमेटॉइड आर्थराइटिस ड्रग्स। शॉर्ट फॉर्म में डिमांड्स में आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग जो होते हैं, फर्स्ट लाइन और ड्रग ऑफ चॉइस। आपको पेपर में आपको सिर्फ पूछा जाना है, ड्रग ऑफ चॉइस पूछा जानी है बस फर्स्ट। और जो तो है ना आपका एनएलई, उसके अंदर तो पाकिस्तान के अंदर तो सिंपल आपको सिर्फ ड्रग ऑफ चॉइस पूछी जा सकती है। तो ड्रग ऑफ चॉइस तो आपको आ जाएगी। ड्रग ऑफ चॉइस इसके अंदर आपने सुना होगा आपकी एंटीफोलिएट ड्रग्स जो है, मेथोट्रेक्सेट। एंटी कैंसर एंटीफोलिएट ड्रग जो है methotrexate is the drug of choice of rheumatoid arthritis. First line and drug of choice is methotrexate. उसके बाद
अब मेथोट्रेक्सेट जो है एंटीफोलेट है, ये डीएनए को सप्रेस करेगी और आपका जो है डीएनए सप्रेस होने से आपकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी। ऑटो इम्यून है, इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो आपकी इन्फ्लेमेशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। आपको मज़े का पॉइंट बताऊंगा इसके बाद। तो इसके वजह से क्या होगा, इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी, डिजीज़ कवर हो जाएगी। अब मेथोट्रेक्सेट जो है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में आप मेथोट्रेक्सेट नहीं यूज़ कर सकते। और ये इसके साइड इफेक्ट्स लिख लें, साइड इफेक्ट याद कर लें। साइड इफेक्ट में इसके अंदर रहता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस कॉज करती है और लिवर डैमेज करती है, लिवर सिरोसिस कॉज करती है। तो इसके साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो साइड इफेक्ट्स में आ जाएगा आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस और दूसरा आ जाता है लिवर सिरोसिस। मेनली तो यही होते हैं जो सिम्टम्स आते हैं, साइड इफेक्ट्स आते हैं मेथोट्रेक्सेट की वजह से, और ये प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अब अगर एक फीमेल आती है वो प्रेग्नेंट है तो उसके अंदर आप मेथोट्रेक्सेट नहीं यूज़ करते, तो वो इसकी जगह आप कौन सी ड्रग यूज़ करेंगे? अगर तो डिजीज़ जो है माइल्ड है तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ करेंगे। सेकेंड लाइन ड्रग आ जाती है आपके पास हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। अगर आप मेथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट से बचना चाहते हो तो आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर डिजीज़ जो है स्वेयर नहीं है, माइल्ड है, माइल्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट वुमेन है तो प्रेगनेंसी में आप रेकमेंड कर सकते हैं मेथोट्रेक्सेट, तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा फर्स्ट तो ये हो गया। सेकंड, इसके अलावा आप एक और ड्रग यूज़ कर सकते हैं सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन अगर आपको प्रेगनेंसी में ड्रग यूज़ करनी है तो आप सल्फासालाजीन भी दे सकते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे सकते हैं अगर आपको मेथोट्रेक्सेट के साइड इफेक्ट से बचना है। लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो आपकी है मेथोट्रेक्सेट। इसके बाद आपको आ जाता है आपकी, अगर आपको डिमांड में इन ड्रग से भी आपकी रिकवरी नहीं हो रही तो आप बायोलॉजिकल ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं।